नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ रवि सर के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कुछ क्लास कर चुके हैं, तो दोस्तों आज हम लेकर आ रहे हैं आप लोग के लिए क्लास एनसीईआरटी केमिस्ट्री चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का वीडियो। तो दोस्तों आप सभी इसे देखिए, यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो दोस्तों केमिकल रिएक्शन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिनका गुण पहले वाले पदार्थों से भिन्न होता है। दोस्तों वही कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया, वही कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया, अर्थात बोले तो रासायनिक केमिकल रिएक्शन। तो एक बार फिर से ध्यान दे दीजिएगा दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है दोस्तों? तो एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, दोस्तों वही कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। तो आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि अभिकारक क्या है, अभिकारक क्या है और फिर उत्पाद क्या है। इन दोनों टर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आगे आपको एक इक्वेशन के माध्यम से बताएंगे कि आखिर अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। तो दोस्तों ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या हिस्सा लेते हैं वह कहलाते हैं अभिकारक, और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है उन्हें हम दोस्तों उत्पाद कहते हैं। आइए एक समीकरण देखकर बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यदि हम हाइड्रोजन गैस को लेते हैं और साथ ही में ऑक्सीजन को लेते हैं, तो दोस्तों इनसे हमारा निर्माण होता है H2O, जिसको हम बोलते हैं जल। दोस्तों वैसे तो रासायनिक अभिक्रिया जो दोस्तों ये हमेशा दोस्तों शब्द समीकरण में होता है, ये दोस्तों हमेशा शब्द समीकरण में होता है, ये इक्वेशन इस वाले इक्वेशन के फॉर्म में नहीं होता है। इसका कारण हम आगे आपको बताएंगे। तो दोस्तों अभी आपके लिए हम समझने के लिए यहाँ पे यह इक्वेशन लिए हैं H2+O2, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग कर रहा है। तो दोस्तों ये वाला पार्ट जो है दोस्तों अभिकारक कहलाएगा, यानी कि इसको इंग्लिश में हम रिएक्टेंट बोल सकते हैं दोस्तों, इसको इंग्लिश में हम रिएक्टेंट बोलते हैं या फिर दोस्तों इसको अभिकारक बोला जाता है। और जो दोस्तों इन दोनों के संयोग से दोस्तों जो ये नया पदार्थ बना है, तो आप देख रहे हैं कि इस वाले पदार्थ से इस वाले पदार्थ का गुण अलग है, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और इन्हीं दोनों के मिलने से जो यहाँ पे जल बन गया है दोस्तों, ये जल जो है इन दोनों के गुणों से बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों यहाँ पे जो जल का निर्माण हुआ है ये आपका उत्पाद कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपका क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। तो चलिए आगे की तरफ अब हम बढ़ते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए लेते हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रिया लिया गया है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हम देख लेते हैं। तो दोस्तों कुछ रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण में सबसे पहला है भोजन का पचना। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो उदाहरण है वो है भोजन का पचना। तो दोस्तों देखेंगे भोजन का पचना, यानी कि इसको इंग्लिश में यदि बोलें तो हम बोल सकते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। और दोस्तों 2 नंबर में है श्वसन, जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, रेस्पिरेशन।
तो दोस्तों ये अभिक्रिया जो है ये रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पचना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना और दही का बनना, ये 5 अभिक्रिया जो आपको दर्शाया गया उदाहरण के तौर पे, ये दोस्तों आपका रासायनिक अभिक्रिया ही है। ये रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण है। भोजन का पचना यानी कि दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? आप फिजिकल और केमिकल चेंजेस पढ़े हैं। पदार्थ का 2 अवस्था होता है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस। 2 प्रकार के परिवर्तन होता है दोस्तों पदार्थों का। एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल। और देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे हम आप बात कर रहे हैं केमिकल चेंजेस के बारे में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके दोस्तों? केमिकल चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। बोले तो रासायनिक परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रासायनिक परिवर्तन। तो आखिर ये रासायनिक परिवर्तन होता क्या है दोस्तों? जो पदार्थ एक बार अपनी अवस्था को छोड़ देता है तो वह पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता है दोस्तों, वही कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि दूध से दही बन जाता है, तो क्या हम फिर दही को दूध तो नहीं बना सकते हैं दोस्तों? तो यह होता है रासायनिक अभिक्रिया। जैसे दूध से पनीर का बनना, तो दोस्तों पनीर बन जाने के बाद क्या वो फिर दूध बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो ये होता है रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेज। और ये जो है रासायनिक अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है, एक पार्ट है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अभी इन दोनों का इंग्लिश आपको दे दी है, इसको इरेज करके फिर हम बाकी का जो है इंग्लिश लिख देते हैं दोस्तों। एक बार बाकी का भी इंग्लिश सब देख लीजिए। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना यानी कि आप इसको बोल सकते हैं रस्ट ऑन आयरन, लोहे पर जंग। मैग्नीशियम फीते का जलना, मैग्नीशियम फीते का जलना, तो ये आप सभी जानते हैं जलना का क्या होता है। और मैग्नीशियम फीता, मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम इंग्लिश में भी होता है दोस्तों। और जलना का क्या होता है? फ्लेम होता है। तो फ्लेम ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्लेम ऑफ मैग्नीशियम रिबन। और दही का बनना यानी कि कॉर्ड मेकिंग, कॉर्ड मेकिंग। दोस्तों इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आगे के क्लास में जब हम साइंस लेंगे तो दोस्तों वहाँ पे बिहार बोर्ड के बच्चों को समझ में नहीं आता है। कारण यह है कि वहाँ पे कुछ टर्म इंग्लिश में दिए रहते हैं, जिसके कारण बच्चे उसके डेफिनेशन जानते हुए भी अनजान बने रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिपेयर्ड होना आवश्यक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रेक्षण दिया गया है कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया या फिर आप रासायनिक अभिक्रिया में कुछ शामिल अवस्था बोल सकते हैं दोस्तों। क्या क्या शामिल है दोस्तों, तो उसके बारे में कुछ हम यहाँ पे अध्ययन कर लेते हैं। तो पहला है अवस्था में परिवर्तन। दूसरा होता है अवस्था में तो परिवर्तन होता ही रासायनिक अभिक्रिया में दोस्तों। यदि दूध है तो वह दही में बदल जाता है, तो क्या है? उसकी अवस्था में परिवर्तन है। रंग में भी परिवर्तन हो जाता है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों उसमें रंग में भी परिवर्तन होता है और तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है। गैस का उत्सर्जन होता है। जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है दोस्तों, उनमें से किसी न किसी रूप में गैस का उत्सर्जन मतलब मैक्सिमम जगह पे होता है। बहुत सारे जगहों पे गैस का उत्सर्जन होता है, तो बहुत सारे रिएक्शन में दोस्तों जल का निर्माण होता है और बहुत सारे रिएक्शन में दोस्तों गैस का भी निर्माण होता है। चलिए तो आगे की तरफ दोस्तों हम बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप सभी समझ पा रहे होंगे दोस्तों। यदि किसी प्रकार की आपको समस्या उत्पन्न हो रही है तो दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सॉरी थोड़ा देर के लिए विलम्ब हो गए, टेक्निकल एरर के कारण थोड़ा सा विलम्ब हो गए। चलिए हम आगे की तरफ से बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रासायनिक परिवर्तन को किस तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ऊपर भी मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से आप कहाँ रिएक्टेंट होता है या कहाँ पे उत्पाद बनता है और किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया करता है। तो दोस्तों मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है दोस्तों वह शब्द समीकरण के रूप में होता है। किस में होता है दोस्तों? शब्द समीकरण के रूप में होता है।
क्योंकि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है दोस्तों वो एक वाक्य के रूप में होता है। जैसे कि अगर हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया कराना है तो रासायनिक अभिक्रिया में हम यही लिखेंगे कि हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर जल का निर्माण करता है, ये पूरी वाक्य के रूप में लिखते हैं दोस्तों। तो पहले उस रासायनिक अभिक्रिया को दोस्तों हम सबसे पहले शब्द समीकरण अर्थात बोले तो वर्ड इक्वेशन के रूप में पहले इसको हम लोग लिखते हैं। वर्ड इक्वेशन के रूप में हम लोग पहले इसको दोस्तों लिखते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित किए हैं जहाँ पे आपका दो टॉपिक क्लियर हो जाने वाला है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। यहाँ ध्यान से देखेंगे हम क्या ध्यान से देखेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है दोस्तों सबसे पहले उस शब्द समीकरण के रूप में आता है। जैसे मान लीजिए कि जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है तो वह जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया पूरे वाक्य के रूप में। लेकिन जब उसको हम शब्द के रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे कि जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो तीर के बाईं ओर दिखाई दे रहा है दोस्तों ये होता है रिएक्टेंट। ये क्या होता है दोस्तों? रिएक्टेंट। ये हम पिछले के क्लास में बता चुके हैं। रिएक्टेंट सॉरी पीछे क्लास में नहीं दोस्तों, इसी में हम ऊपर की तरफ बता चुके हैं। और जो बाएं ओर होता है, तीर की बाईं ओर होता है दोस्तों, वह होता है उत्पाद। वो होता है तो दोस्तों उत्पाद, यानी कि इसको हम इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं दोस्तों। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। और इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। रिएक्टेंट यहाँ पे होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक। कारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वही अभिकारक कहलाता है। तो आप देख रहे हैं कि तीर के जो बाईं ओर है दोस्तों वह तो अभिकारक कहलाता है और तीर के दाईं ओर जो है दोस्तों वह क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। तो आपका यहाँ पे दो टर्म क्लियर हो गया कि पहला रासायनिक अभिक्रिया शब्द समीकरण के रूप में लिखा जाता है और शब्द समीकरण लिखने के बाद जो है दोस्तों उसको जब हम रासायनिक समीकरण में लेकर जाते हैं तो रासायनिक समीकरण में जाने के बाद क्या होता है दोस्तों, जो भी शब्द समीकरण होता है उस शब्द समीकरण में प्रत्येक शब्द के स्थान पे उसके सिंबल का प्रयोग किया जाता है, यानी उसके रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, तब हमारा निर्माण होता है रासायनिक समीकरण। तो आई होप कि ये यहाँ तक आप सभी समझ लिए होंगे दोस्तों। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे हम कुछ बातें कि जो शब्द समीकरण होता है दोस्तों, यहाँ पे जो शब्द समीकरण होता है ये शब्द समीकरण दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया जो वाक्य के रूप में होता है उसको शॉर्ट करके लिखने की प्रोसेस है शब्द समीकरण। अब दोस्तों यहाँ से अब हम निकलेंगे रासायनिक समीकरण। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जो भी शब्द समीकरण होता है उनके शब्द के स्थान पे जब हम रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करेंगे तो वही कहलाएगा शब्द समीकरण। जैसे यहाँ पे हम अभिक्रिया कराए हैं जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो आप देख रहे हैं कि इन्हीं के सिंबल्स यानी इन्हीं के सूत्रों का प्रयोग हम किए हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, और क्या निर्माण हुआ है? जिंक सल्फेट। तो यहाँ पर भी जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकल कर आया है। यानी कि जब भी हम शब्द समीकरण के शब्दों के स्थान पे जो उसके रासायनिक सूत्र होते हैं उनका प्रयोग करेंगे, उनसे बनने वाला जो दोस्तों अभिक्रिया होगा, जो समीकरण होगा, वह रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बाईं तरफ है इसे हम बोलेंगे अभिकारक और जो दाईं तरफ है इसे हम बोलेंगे क्या? उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को अगर देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि मैं कैमरे के सामने पहली बार आ रहा हूं, इसलिए कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं तो उसे आप नज़रअंदाज करेंगे। आप सिर्फ दोस्तों जो कंटेंट दिया गया है उस पर ध्यान दीजिएगा। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, हम पुनः आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे की तरफ में हम देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, यानी कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। दोस्तों हम आगे की तरफ देख लेते हैं केमिकल इक्वेशन।
इंग्लिश तो मैं ऊपर भी लिखवा चुका हूँ। केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। अभी आपको मैंने ऊपर बताया है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है दोस्तों वाक्य के रूप में होता है, और उसी वाक्य को जब हम शब्द के रूप में लिखते हैं तो वह शब्द समीकरण के स्थान पर, शब्दों के स्थान पर जब उसके सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पे आपको दे दिया गया है दोस्तों, रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। वही बात मैंने आपको बताया है कि जो भी अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं उनमें जो शब्द होते हैं दोस्तों, उन शब्दों के स्थान पर जब हम उनके रासायनिक सूत्र का प्रयोग करते हैं तो बनने वाला समीकरण क्या बनता है दोस्तों? रासायनिक समीकरण बनता है। चलिए आगे देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जा सकता है दोस्तों। यदि जो है दोस्तों उसमें गैस लग रही है तो देखिए समीकरण में पहले दो तरह के दर्शाए जाते हैं। यदि इस तरह से एक इस तरह से दर्शाया जा सकता है और दूसरा इस प्रकार दर्शाया जाए। इनका क्या कार्य है दोस्तों, किस प्रकार ये कार्य करते हैं वो भी आपको आगे हम जरूर बताएंगे दोस्तों। थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा, इसको आगे हम जरूर बताएंगे। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। दोस्तों एक्चुअली रासायनिक अभिक्रिया जो है तो होता है दोस्तों वो तो संतुलित होता है क्योंकि वो वाक्य के रूप में होता है दोस्तों। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात होती है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के जो शब्द समीकरण होते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया से हम रासायनिक समीकरण बनाते हैं तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। आगे देखिए कि क्यों आवश्यक होता है दोस्तों। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है दोस्तों और न ही विनाश होता है दोस्तों। यानी कि कहने का अर्थ क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जो भी रासायनिक समीकरण होते हैं, उनमें अभिकारक की जितनी परमाणु संख्या होती है दोस्तों उतना ही परमाणु संख्या उनके उत्पाद का भी होना आवश्यक है दोस्तों। ये आपके एग्जामिनेशन में 3 नंबर या 5 नंबर पूछता है। एक इक्वेशन दे देगा और इक्वेशन को बोलेगा बैलेंस करने के लिए। ऐसे 3 या 5 इक्वेशन देता है, जितना इक्वेशन देगा उतना नंबर का देगा दोस्तों। तो इक्वेशन करना जरूर सीखिएगा। देखिए दोस्तों, अब इसमें भी बहुत सारे मेथड हैं, 2-3 मेथड है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का, जिसमें सबसे पहला मेथड हमारा है चरणबद्ध संतुलित करना, हीट एंड ट्रायल मेथड। सबसे चर्चित जो है हीट एंड ट्रायल मेथड है। तो देखिए कितने चरण में इसको बांट सकते हैं दोस्तों? 6-7 चरण में बांटकर इसको संतुलित किया जा सकता है दोस्तों। तो रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। जब आप समीकरण लिखिएगा तो उस समीकरण में जो भी सूत्र होंगे उस सूत्र को आप बॉक्स बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे आयरन और जल का एक साथ में अभिक्रिया करा रहे हैं, आयरन और जल का एक साथ में अभिक्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं Fe2O3 और H2 का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, संतुलित करने से पहले इसको हम बॉक्स बना लेंगे। इसको एक बॉक्स में, इसको भी एक बॉक्स में और इसको भी एक बॉक्स में, सबको एक बॉक्स में अंदर बॉक्स के अंदर कर देंगे और उसके बाद जो भी परिवर्तन होगा बॉक्स के बाहर ही परिवर्तन होगा। तो देखिए यहाँ पे लिख भी दिया गया है, संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दोस्तों बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। यदि बराबर भी करना होता है तो बॉक्स के बाहर ही लिखना उचित होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जो रासायनिक समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे तत्व दिया गया है, तत्व में आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो दोस्तों अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, यानी कि अभिकारक यही है जिसको आप पहले से
लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे राइट हैंड साइड यानी कि क्या, उत्पाद। इन दोनों के परमाणुओं की संख्या के पहले गिनती करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आयरन कितना है, तो आयरन 1 है। अब ध्यान दीजिएगा उत्पादों में आयरन कितना है, तो यहाँ पे 3 है, यानी ये अनबैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, हाइड्रोजन 2 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर भी हाइड्रोजन दोस्तों यहाँ पे 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, 3 यहाँ पे है, और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे दोस्तों 3 ही है, सॉरी यहाँ पे 3 ही दोस्तों। तो अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ पे हो यह रहा कि जो आयरन है और ऑक्सीजन है उनमें अभिकारकों और उत्पादों की परमाणुओं की संख्या आपस में बैलेंस नहीं है। यानी यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, या फिर यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी 1, जैसे कि हाइड्रोजन इधर 2 है तो इधर भी 2 है, यानी ये क्या है, आपस में बैलेंस है। तो दोस्तों इसी बैलेंस को करने के लिए हमें सीखना है कि कैसे बैलेंस किया जाता है, और ये बैलेंस करना बहुत ही आवश्यक होता है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं कैसे बैलेंस किया जाएगा। यहाँ चरण 3 यानी स्टेप 3 में हम देखेंगे दोस्तों, जो हमारा यहाँ पे स्टेप 3 है, स्टेप 3 में हम देख लेंगे कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लाकर संतुलित कीजिए। यानी कि जो सबसे अत्यधिक होता है उसको भी कोष्टक बनाएंगे और इधर भी कोष्टक दोनों तरफ बनाएंगे और दोनों को एक समान करेंगे। यहाँ पे आयरन देख रहे हैं आप, आयरन है, यहाँ पे जल है, और यहाँ पे Fe3O4 और यहाँ पे H2 है दोस्तों। तो हम यह देख रहे हैं कि यहाँ पे तो आयरन क्या है दोस्तों, हमारा 1 है, और यहाँ पे हमारा आयरन कितना है, 3 है, और ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, 4 है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया गया है, ऊपर वाले फार्मूला में थोड़ी सी मिस्टेक किया गया है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 होगा, जिसे आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों आयरन और हाइड्रोजन, देखिए अब इसको हम बैलेंस करते हैं। इधर आयरन 1 है और इधर आयरन कितना है दोस्तों, 3 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, 4। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया हमारा केवल हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन ये 4 जो है दोस्तों, जब कोष्टक के बाहर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 4 जो है दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो 4 हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई हुआ तो ये हाइड्रोजन 8 हो गया और ऑक्सीजन 4 हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, 4 है। तो ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, परंतु आयरन और अभी तक संतुलित नहीं हुआ। हाइड्रोजन यहाँ पे दोस्तों 4 दूना 8 है, तो यहाँ पर अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। लेकिन रह गया बात आयरन, तो आयरन यहाँ पे 3 है दोस्तों, तो यहाँ पर भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा पूरी तरह से क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट मेथड है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से हम एक एक करके दोस्तों सीखेंगे। आइए देखिए स्टेप नंबर 4 में क्या कह रहे हैं। स्टेप नंबर 4 में कह रहा है कि सभी तत्वों के परमाणुओं को 3 चरण की भांति संतुलित कीजिए। 3 चरण में संतुलित करना है, यानी कि पहला अगर इसको संतुलित कर दिए तो बाद में इसको संतुलित कीजिए। ऊपर आप कुछ संतुलित किए हैं, 2 नंबर में भी संतुलित किए हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन तो 8 हो गया था रिएक्टेंट में, और यहाँ पे रिएक्टेंट में यदि हम 4 लगा दिए तो हाइड्रोजन हमारा रिएक्टेंट में भी कितना हो गया दोस्तों, 8, यानी हाइड्रोजन हमारा बराबर हो गया। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 ऑक्सीजन में भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ऑक्सीजन भी हमारा कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। और इस 4 से यहाँ पे आपको पहले से ऑक्सीजन हमारा प्रोडक्ट में दिया हुआ है 4, तो 4 4 यानी कि हमारा दोस्तों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है दोस्तों बराबर हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया। अब हमको आयरन को बराबर करना है, तो आयरन यहाँ पे Fe1 था दोस्तों, 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 3 हो गया, और इधर ऑलरेडी हमारा आयरन दोस्तों दिया है 3। यानी हम यह देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट कि जितने परमाणुओं की संख्या है ये आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि यह समीकरण अब संतुलित हो गया है।
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा लिख दिया गया है कि जितने दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या क्या है दोस्तों, समान है, और समान होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार होना चाहिए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब देखेंगे स्टेप नंबर 5 दोस्तों। स्टेप नंबर 5 में क्या है कि अभिकार उत्पादों की भौतिक अवस्था को लिखना चाहिए कि जो ठोस है दोस्तों, जो ठोस है उस ठोस को एस लिखकर हम उसको दर्शाते हैं। जो द्रव है दोस्तों आई लिखकर हम दर्शाते हैं। गैस को दोस्तों हम जी लिखकर दर्शाते हैं। और जो हमारा जलीय विलयन है उसको ए क्यू लिखकर दर्शाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एस फोर सॉलिड होता है, ये सभी आप जानते हैं। एस फोर क्या होता है दोस्तों? सॉलिड होता है। आई फोर दोस्तों लिक्विड होता है। आई फोर क्या होता है दोस्तों? लिक्विड होता है। और जी फोर गैस होता है। लेकिन ए क्यू फोर क्या होता है? आइए इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। ए क्यू फोर क्या होता है दोस्तों? एक्योस होता है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है जलीय विलयन। क्या होता है दोस्तों? जलीय विलयन। तो दोस्तों यहाँ पे समीकरण को जो है जब हम पूर्णतः संतुलित ऊपर कर चुके हैं, तो आइए इसको पहले इरेज कर देते हैं। तो जब हम ऊपर जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा अंततः जो है समीकरण क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पे अंततः समीकरण संतुलित हो गया। लेकिन यह भी दोस्तों अधूरा रह गया। क्यों? क्योंकि हमें यह दर्शाना है कि इनमें से जो पदार्थ है ये कौन गैस है, कौन ठोस है और कौन जलीय विलयन की तरह कार्य करता है। तो दोस्तों उसको हम चरण 5 यानी स्टेप 5 में देख रहे हैं। स्टेप नंबर 5 में यहाँ पे कि कैसे उसको दर्शाना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आयरन। आयरन जो होता है दोस्तों लोहा। आयरन यानी कि लोहा दोस्तों। आयरन ये जो है केमिकल नेम है दोस्तों, और लोग इसको आमतौर की भाषा पे लोहा बोलते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि लोहा क्या होता है? ठोस होता है, यानी कि सॉलिड होता है। तो इसे हम एस लिखकर यहाँ पे दर्शाए हैं। आप देख रहे हैं H2O दोस्तों। H2O जो होता है दोस्तों ये जल होता है। ये क्या होता है दोस्तों? जल होता है। तो यहाँ पे हम H2O+O यानी कि हम यहाँ पे गैस से इसलिए दर्शाए हैं कि हाइड्रोजन भी एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है, इसलिए यह गैसीय अवस्था भी हो जाएगा। चूंकि ये जल बन गया है दोस्तों, तो ये जलीय विलयन कहलाएगा, यानी AQ भी कहला सकता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि Fe2O4 बना हुआ है और यहाँ पे H2 बना है। तो H2 तो गैस है, लेकिन Fe2O4 जो है दोस्तों यह भी क्या कहलाएगा? यह क्या कहलाएगा दोस्तों? आयरन ऑक्साइड जो है दोस्तों यह क्या होगा? ये भी गैसीय अवस्था लेगा, आयरन ऑक्साइड। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे H2 जो है दोस्तों ये भी गैसीय अवस्था लेगा। ये भी क्या लेगा दोस्तों? यह भी गैसीय अवस्था ही लेगा। अब ध्यान दीजिएगा, स्टेप 6 जो है दोस्तों इसको देख लेते हैं। कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब तथा या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है दोस्तों। यही ऊपर या नीचे, ये आपको रासायनिक इक्वेशन जब आपको दर्शाएंगे तो वहाँ पे आपको इसके बारे में हम दोस्तों पूर्ण रूप से बताएंगे, डिस्कस करेंगे। आइए देखिए, अब हम बात करेंगे दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया के निम्न प्रकार होते हैं, और कौन कौन से हैं उसके बारे में आइए हम देख लेते हैं। पहला है दोस्तों संयोजन अभिक्रिया। पहला है दोस्तों संयोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में हम इसको कंपोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। कंपोजिशन रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन। तो देखिए इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। इसमें जो है दोस्तों दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का अर्थ होता है दो चीज़ों को आपस में मिलना, दो चीज़ों को आपस में जोड़ना। तो इसमें दो पदार्थ जो है दोस्तों एक साथ आपस में मिल जाते हैं और एक नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिनका गुण जो है पहले वाले पदार्थों से अलग होता है दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे A+B
इज इक्वल टू सी। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि ए और बी आपस में अभिक्रिया कर रहा है और किसका निर्माण कर रहा है, सी का निर्माण कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं। तो क्या ये सी जो है, सी की प्रॉपर्टीज ए और बी की प्रॉपर्टीज सेम है दोस्तों? आप बोलेंगे नहीं, ये कभी संभव नहीं हो सकता है। आइए उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण 1 में देखते हैं दोस्तों, कोयले का दहन। कोयले का दहन, यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस का निर्माण कर रहे हैं। तो आप ही बताइए दोस्तों कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये कार्बन और ऑक्सीजन के तरह इनका गुण होगा दोस्तों? क्या ये दोनों का प्रॉपर्टी जो है एक समान होगा दोस्तों? आप कहेंगे कि नहीं, ये जो है सिंपल कार्बन है, सॉलिड है, और ये गैस है, और ये जो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर आ रहा है ये पूर्ण रूप से क्या है दोस्तों, गैस है। तो इन दोनों का प्रॉपर्टी आपस में समान नहीं होगा। आगे देखेंगे 2 नंबर, जल का निर्माण, यानी कि हाइड्रोजन अपने 2 परमाणुओं के साथ में ऑक्सीजन के 2 परमाणु से अभिक्रिया करता है और क्या निर्माण करता है दोस्तों, जल का निर्माण करते हैं। आइए यहाँ पे 3 नंबर में देखते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस जल आपस में अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं दोस्तों। अब एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है दोस्तों ये बिना बुझा हुआ चूना है, और जो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है दोस्तों ये बुझा हुआ चूना है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना है और कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड जो है ये बुझा हुआ चूना है, लेकिन दोनों ही क्या है दोस्तों, चूना ही है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए ताप के आधार पर भी उस रासायनिक अभिक्रिया 2 होता है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, वो आपको लास्ट में बता देंगे। फिलहाल यहाँ पे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है दोस्तों? अब बात करेंगे ऊष्माक्षेपी। तो दोस्तों अब बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। जी हाँ, अब बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को। तो दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं दोस्तों। अब देखिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है दोस्तों। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, मतलब ऐसा अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिनके घटना के फलस्वरूप अंततः क्या निकल कर आते हैं दोस्तों, ऊष्मा निकल कर आते हैं, वह कहलाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस के दहन में हम यहाँ पे CH4 यानी मीथेन लिए हैं, और मीथेन और ऑक्सीजन का आपस में जब अभिक्रिया कराए हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, जल निकला है, और साथ ही में क्या निकल कर आता है दोस्तों, ऊष्मा निकल कर आता है। तो इस प्रकार का अभिक्रिया क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जो कि ऊष्मा रिलीज करता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। 2 नंबर में बात करेंगे दोस्तों, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि श्वसन की क्रिया में और ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया में, दोनों ही क्रियाओं में दोस्तों, या दोनों ही प्रक्रियाओं में क्या निकल कर आता है अंततः में दोस्तों, ऊष्मा निकल कर आता है, इसलिए इन दोनों को एक समान बोला गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्लूकोज जो है 6 ऑक्सीजन के एटम से अभिक्रिया करता है। तो दोस्तों यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के 6 एटम का निर्माण करता है और जल के 6 एटम का निर्माण करता है, और साथ ही साथ क्या रिलीज करता है दोस्तों, ऊष्मा का रिलीज करता है दोस्तों। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब बात करेंगे दोस्तों वियोजन अभिक्रिया के बारे में कि वियोजन अभिक्रिया होता क्या है। तो दोस्तों अगर वियोजन अभिक्रिया के बारे में यदि हम बात करें तो वियोजन अभिक्रिया अर्थात होता है दोस्तों डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और संयोजन को बोलते हैं कंपोजिशन रिएक्शन।
ठीक है दोस्तों। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वियोजन अभिक्रिया। दोस्तों इसमें क्या होता है कि इस अभिक्रिया में अभिकारक जो है वियोजित होता है, यानी कि एक पदार्थ जो होता है दो या एक से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या होता है दोस्तों, वियोजित होता है अर्थात टूटता है। तो यहाँ पे आपको डिफिनीशन दिया गया है कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं दोस्तों। अभी संयोजन में देखें क्या कि दो या दो से अधिक पदार्थ एकल उत्पाद का निर्माण करते थे। अभी वियोजन में आप देख रहे हैं कि एक ही पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या होता है दोस्तों, वियोजित होता है और उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे कि ए जो है, यहाँ पे देख लीजिए, ए जो है बी प्लस सी का निर्माण करेगा, और पिछले संयोजन अभिक्रिया में आप देखे थे कि बी और ए और बी मिलकर केवल सी का निर्माण करते थे दोस्तों। तो दोनों एक दूसरे के जस्ट विपरीत हैं दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे अभिक्रिया तो लिया नहीं गया है, लेकिन हम आपको एक अभिक्रिया के माध्यम से समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ले लिया जाए CaCO3, तो दोस्तों जैसे ही इसको ऊष्मा दिया जाता है दोस्तों, तो ये CaO प्लस CO2 में दोस्तों क्या होता है, टूट जाता है अर्थात वियोजित हो जाता है दोस्तों। ये होता है बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो ठीक है दोस्तों, ये जो है आपका एक वियोजन अभिक्रिया का दोस्तों क्या है, उदाहरण है। आप सभी इसको ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। अब वियोजन अभिक्रिया में हमको दोस्तों कुछ टर्म पढ़ने होते हैं, जैसे किन किन कारक के द्वारा वियोजन अभिक्रिया संपन्न होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहला कारक जो है वह है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन के कारण जो है वियोजन अभिक्रिया की क्रियाएं संपन्न होती है, यानी कि ऐसा अभिक्रिया जो कि ऊष्मा द्वारा किया गया हो, यानी कि उसमें जो है वियोजन की प्रोसेस, जिस अभिक्रिया में वियोजन की प्रोसेस ऊष्मा के द्वारा होती है दोस्तों, वह कहलाता है वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। तो आइए देख लेते हैं कि यह प्रोसेस क्या है दोस्तों आगे की तरफ। यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं एक बार ध्यान से। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि फेरस सल्फेट को जब हम ऊष्मा दे रहे हैं दोस्तों, तो ये फेरिक ऑक्साइड बना रहा है, साथ ही में SO4 और SO3 का भी निर्माण कर रहा है दोस्तों। तो ये जो ऊष्मा है दोस्तों, जब ये ऊष्मा के कारण फेरस सल्फेट वियोजित हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊष्मीय वियोजन बोलते हैं। अब आगे ध्यान देते हैं दोस्तों, अगला एग्जाम्पल दोस्तों हम लोग देखते हैं चूना पत्थर CaCO3 जो है, इसको जब हम ऊष्मा देते हैं, अभी आपको वो जस्ट ऊपर बताए हैं, तो यहाँ पे CaO प्लस CO2 का निर्माण करता है, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना का निर्माण करता है। तो ये जो ऊष्मा के कारण जो है यह घटना हो रही है, यह वियोजन हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊष्मीय वियोजन बोलते हैं दोस्तों। आगे दो नंबर है दोस्तों वैद्युत वियोजन। अब जो है अगला वियोजन जो है दोस्तों किसके कारण होता है, विद्युत के कारण होता है। तो विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन जो होता है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, विद्युत वियोजन बोलते हैं। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि विद्युत वियोजन के कैसे विद्युत, जैसे यहाँ पे दोस्तों हम जल ले लिए हैं, यहाँ पे H2A है दोस्तों, जल लिक्विड ले लिए हैं। जब इसको विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं दोस्तों, तो यह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में दोस्तों क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। तो दोस्तों ये हो जाता है वैद्युत वियोजन। तो वीडियो बहुत लंबा होने के कारण दोस्तों हम वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं। इसके बाद जो है पार्ट 2 वीडियो दोस्तों जल्द ही आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये कुछ आपका प्रैक्टिकल है, जिसको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको समझा दिया जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।